अब ब्लड के बारे में हम पढ़ लेते हैं। टॉपिक अपना नेक्स्ट है ऑन पेज नंबर 82। ब्लड इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा विद रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट फ्लोटिंग इन इट। ठीक है, अब हमारे ब्लड को जो है ना ये एक मिक्सचर है। ठीक है, इसमें 2-3 चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं और इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, जिसमें ये 2-3 चीज़ें मिक्स हुई हैं, इस ब्लड को हम क्या बोलते हैं, इसको प्लाज्मा कह के बुलाते हैं। ठीक है, और उस प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ मौजूद है, उसमें रेड ब्लड सेल्स हैं, उसमें वाइट ब्लड सेल्स हैं और उसमें प्लेटलेट्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं। ब्लड लुक्स रेड बिकॉज देयर आर मैनी मोर रेड सेल्स देन वाइट सेल्स। हमारा खून लाल क्यों नज़र आता है, क्योंकि उसमें ब्लड सेल्स की मिकदार वाइट सेल्स की मिकदार से ज़्यादा है। वैसे हमारे खून सफ़ेद हो चुके हुए हैं, हम अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलते, अपने बहन भाइयों से मुंह बना के घूमते हैं। ठीक है ना, हम छोटी छोटी बातों पे अपने दोस्तों से लड़ जाते हैं। तो वैसे तो हमारे खून बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए ना तो हमारे ब्लड जो है वो रेड कलर का है, क्योंकि उसमें ब्लड सेल्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है। आगे पढ़ते हैं। देन देर आर अबाउट 5.5 लीटर ऑफ ब्लड इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में कितना ब्लड पाया जाता है, तकरीबन 5.5 लीटर ब्लड है। प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा इज़ अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड, इट इज़ मेनली वाटर विथ थिंग्स डिजॉल्व इन इट। अब प्लाज्मा जो है ना उसका स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड होता है, जैसे फीका फीका रंग नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा मिकदार जो है ना पानी की होती है, मेनली उसके अंदर पानी होता है। और उसके जो बाकी चीज़ें इंक्लूड है ना उनमें है डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, हमारी जो अंतड़ियों ने खाना हज़म किया हुआ है ना वो उसके अंदर मौजूद है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर, एंड यूरिया यानी वो वेस्ट जो कि कहाँ से आया है, फ्रॉम द सेल्स एंड हार्मोन्स फ्रॉम स्पेशल ग्लैंड्स। हमारी बॉडी के स्पेशल ग्लैंड्स हैं जिन्होंने वो यूरिया वेस्ट के तौर पर अपने अंदर से बाहर फेंक दिया है। ठीक है, वो भी उसी खून में शामिल हो गया है। और ये सेल्स और हार्मोन्स जो हमारे ग्लैंड्स में है ना, ये ग्लैंड्स हमारी बॉडी के डिफरेंट जगह पर पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि केमिस्ट ने जो ना हाथ में पकड़ी हुई हैं 2 ट्यूब्स हैं और उसके अंदर ब्लड मौजूद है। ब्लड को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया गया था, स्टैटिक ऐसे ही रख दिया गया था। तो अब ऊपर क्या है, पीला पीला सा क्या नज़र आ रहा है, ये वही प्लाज्मा है। ठीक है ना, और जो ब्लड के सेल्स हैं ना वो नीचे बैठ गए हैं। ठीक है ना, सेटल डाउन हो गए नीचे। और अब इसको जब वो ज़ोर से दोबारा शेक करेगा तो वो सारी चीज़ें जो इसमें मौजूद हैं प्लाज्मा के अंदर वो मिक्सअप हो जाएंगी। तो प्लाज्मा आपने देख लिया कि स्ट्रॉ कलर्ड है, येलोइश सा फीका फीका रंग है। रेड ब्लड सेल्स आर मेड इन द मैरो of large bones such as the ribs. They are round with a hollow on both sides. अब हमारी रिब्स क्या होती है, हमारी पसलियाँ जो है ना उनके अंदर रेड ब्लड सेल्स जो है अल्लाह ने वहाँ जो बोन मैरो रखा हुआ है हमारा, हमारे जो गूदा है समझ लें हमारी हड्डियों के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, आप हड्डियाँ हमारी अंदर से क्या है, होलो है, खाली है, और उसके अंदर क्या चीज़ भरी हुई है, गूदा, जेल टाइप चीज़ है जो अल्लाह ने भरी हुई है। जिनका गुदा कम हो जाता है उनकी हड्डियाँ ब्रेक होने लग जाती हैं, क्रैक होने लग जाती हैं और वो मूव नहीं कर पाते प्रॉपरली। ठीक है ना, यानी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो वो जो बोन मैरो आपने सबने सुना होगा इसके बारे में, तो वो मैरो मौजूद होता है और उस मैरो के ज़रिए बड़ी बोन्स के रिब्स की जो बोन्स होती हैं उनके ज़रिए उसके अंदर ये रेड ब्लड सेल्स जो है ना वो पैदा होते हैं। अल्लाह ने ये सिस्टम उनकी फैक्ट्री रखी हुई है। दे आर राउंड विद होलो ऑन बोथ साइड्स। अब ये गोल होते हैं और इनके दरमियान में से अंगूठे से जैसे किसी ने इसको प्रेस किया होता है ना, वैसे जैसे आपको ये ब्लड सेल साथ नज़र आ रहा है, ये ऐसे लग रहा है जैसे टॉफ़ीज़ हैं गोल गोल ना। ठीक है, और अंदर से दबाओ, इनके अंदर अंदर होलो हैं, अंदर दबे हुए हैं, अंदर सुराख सा है, इनके सुराख तो नहीं कह सकते, खैर गहरा है ये ना, अंदर से जिस तरह डग हुआ है। तो ये आप देखें कि अल्लाह ने कितनी खूबसूरती से इसको विच इंक्रीज़ इट्स सरफेस एरिया। तो अब इनके सेंटर वाली जो जगह है ना वो गहरी होने की वजह से उनका वो सरफेस एरिया बढ़ गया। साइडों से ये गोल है और सेंटर से इनका जो गहराई है ना, और तो इनकी ऐसे प्लेट की तरह ये बन गए हैं, आप देख रहे हो इस पिक्चर के अंदर। रेड ब्लड सेल्स आर रेड। अब ये लाल क्यों होते हैं, बिकॉज दे कंटेन अ केमिकल कॉल्ड हेमोग्लोबिन। इनके अंदर हेमोग्लोबिन एक केमिकल होता है जिसकी वजह से ये इतने खूबसूरत लाल रंग के होते हैं। देयर जॉब इज़ टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। अब इनकी ड्यूटी भी बहुत सख्त है, जितने ये प्यारे हैं उतना ही प्यारा काम करते हैं कि ये ऑक्सीजन लेते हैं लंग से
और जाके पूरी बॉडी के सेल्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डिलीवरी समझें कि ये डिलीवरीज देते हैं, ये TCS है हमारी बॉडी का। रेड ब्लड सेल्स आर अनयूजुअल इन दैट दे हैव नो न्यूक्लियस विच मीन्स दे डू नॉट लिव फॉर मोर देन अ फ्यू मंथ्स। अब इनके अंदर क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता तो ये ज़िंदा नहीं रह सकते, तो ये मरते रहते हैं और नए पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं और नए पैदा होते रहते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है, यानी हमारा बोन मैरो जो है वहाँ पर ये इनकी जनरेशन होती रहती है और जब ये एक ख़ास हद तक पहुँचते हैं तो कुछ महीनों बाद ये मर जाते हैं, उनकी जगह दूसरे सेल्स जो पीछे से आ रहे हैं हमारी हड्डियों में से वो इनकी जगह ले लेते हैं। अब ये इसमें इम्पॉर्टेंट 2-3 बातें हैं कि एक तो ये बनते कैसे हैं, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं और इनका काम क्या है, और ये रेड कलर के क्यों हैं, और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है और बहुत आसान है, एक दफ़ा आप पढ़ लोगे फिर आपको कभी भूलेगा नहीं। और ये भी कि ये न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं होता तो ये जो है ना ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रह सकते। रेड ब्लड सेल्स पिक अप ऑक्सीजन एज ब्लड इज़ पम्प थ्रू द लंग्स। जैसे ही लंग्स ने पंप किया ब्लड, ठीक है, बॉडी के अंदर, उस लंग में से पिक करना शुरू कर दी इसने ऑक्सीजन। रेड ब्लड्स ने क्या किया, चुनना शुरू कर दिया। समझ लो कि आपके हाथ में मोती हैं और आपने, या टॉफ़ीज़ हैं, आपने उठा के ऐसे फेंकी और आप लंग्स हो, ठीक है, टॉफ़ीज़ फेंकी हैं, आपके छोटे बहन भाइयों ने वो टॉफ़ीज़ पिक करना शुरू कर दी हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये ऑक्सीजन को पिक करना शुरू कर देते हैं। जब लंग्स प्रेशर के साथ ब्लड को आगे भेजता है ना, तो उसमें से ये जो है ऑक्सीजन उसको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। हेमोग्लोबिन joins with oxygen to make oxyhemoglobin which is bright red। अब ये बने किस चीज़ से हुए हैं, हेमोग्लोबिन से, जो कि एक केमिकल है। जिस तरह जैसे ही ये पिक करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड जो कि जनरेट किया हुआ है लंग्स ने, ठीक है ना, लंग्स ने ऑक्सीजन वाला ब्लड दे दिया है बॉडी को। अब इन्होंने क्या किया, उस ऑक्सीजन को जैसे ही इकट्ठा किया तो इनके अंदर शाइन आना शुरू हो जाएगी, ये रेड, ब्राइट रेड कलर के हो जाएंगे, बड़े फ्रेश हो जाएंगे, और फिर हम इनको क्या नाम देंगे कि ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन है। एज इट ट्रेवल्स अराउंड द बॉडी द ऑक्सी हेमोग्लोबिन चेंज बैक टू हेमोग्लोबिन। अब क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ये वापस डल होना शुरू हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर जितना ऑक्सीजन था ये इन्होंने जितने भी इन्होंने लेटर्स उठाए हुए थे ना ऑक्सीजन वाले, वो हर सेल को इन्होंने डिलीवर कर देंगे। TCS है ना, ये TCS का काम कर रहे हैं हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन को डिलीवर कर रहे हैं हर बॉडी सेल्स को। तो वापस इनका रंग वही हो जाएगा और हम इसको कहेंगे अब ये दोबारा हेमोग्लोबिन बन गए, यानी अब ये सिर्फ केमिकल हैं, इनके ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, या ऑक्सीजन इन्होंने अब ये नहीं उठाई हुई, इनकी टोकरी खाली हो गई है। रिलीजिंग द ऑक्सीजन टू द सेल्स विदाउट ऑक्सीजन द ब्लड इज अ डल रेड कलर। अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो वो डल रेड कलर का है। बिफोर इट इज़ पम्प्ड बैक टू द लंग टू कलेक्ट मोर ऑक्सीजन। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस जा रहा है लंग्स की तरफ ताकि वहाँ से फ्रेश ब्लड ले सके और कार्बन वाला जो ब्लड है वो वापस लंग्स को दे सके ताकि वो इसको साफ़ करें, ठीक है। तो ये काम है हमारे ब्लड सेल्स का जो कि रेड कलर के हैं। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैव अ बिग न्यूक्लियस एंड कैन चेंज देयर शेप। अब वाइट ब्लड सेल्स क्या हैं, वो काफ़ी देर के लिए ज़िंदा रह सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस है। रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं था इसलिए वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकते। अब वाइट ब्लड सेल्स में एक और नई चीज़ क्या है कि वो अपनी शेप भी चेंज कर सकते हैं। देयर जॉब इज़ टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। अब इनका काम रेड ब्लड सेल से बहुत बड़ा है। क्यों, क्योंकि वो बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए अल्लाह ने उनको ज़्यादा देर ज़िंदा रखने के लिए न्यूक्लियस अता किया है और वो अपनी बॉडी को भी चेंज कर सकते हैं। सम वाइट ब्लड सेल्स ईट द माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीज़। अब हमारे वाइट ब्लड सेल्स का पहला काम क्या है, डिजीज़ से प्रोटेक्ट करना हमारी बॉडी को। और वो प्रोटेक्ट कैसे करते हैं कि वो माइक्रोब्स वही बैक्टीरियाज वगैरह को खा जाते हैं। अब इन वाइट सेल्स ने भी आपस में ड्यूटीज़ को ना बांट के रखा हुआ है। कैसे, कुछ वाइट सेल्स क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स को खा रहे हैं जो कि डिजीज़ का सबब बनते हैं। उनको खा जाएंगे तो वो डिजीज़ बनेगा नहीं जिस्म के अंदर। कुछ जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं, और कुछ जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स बना रहे हैं। अब एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ आर केमिकल दैट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय डिजॉल्विंग दैम।
एंटीबॉडीज़ अपने अंदर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिज़ोल्व कर लेती हैं, घोल लेती हैं। जैसे समझो कि तेज़ाब के अंदर हम जो चीज़ डालते हैं, तेज़ाब उसको खा जाता है, उसको अपने अंदर घोल लेता है और वो चीज़ का कुछ नहीं बचता, ठीक है ना। तो इस तरह वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार करने के लिए पानी के ज़रिए या किसी के आई कांटेक्ट या वैसे कांटेक्ट से हमारे अंदर चले जाते हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स उनको इस तरह तबाह करते हैं, ठीक है, बनाते हैं एंटीबॉडीज़ और उसके अंदर उनको घोल कर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंट एंटीबॉडी फॉर ईच काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और कितनी खूबसूरती है कि उनको पता है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस चीज़ से मारना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एक ही एंटीबॉडी तैयार कर रहे हैं, एक ही तरह का एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास अलग अलग तरह के तेज़ाब होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सी एसिड शामिल हैं जो कि इंडस्ट्री लेवल पर लोग इस्तेमाल करते हैं। हम अपने घरों में हार्पिक वगैरह की शक्ल में जो एसिड इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो बाथरूम को धोने के लिए, तो वो ज़रा लाइट एसिड्स होते हैं। तो इसी तरह अल्लाह पाक ने निज़ाम रखा है इन एंटीबॉडीज़ के बनाने का वाइट सेल्स के अंदर कि उनको पता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर ज़्यादा तेज़ तेज़ाब असर करेगा, कौन सी एंटीबॉडी उनके लिए बनानी है और किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कम एंटीबॉडीज़ के साथ मर जाना है, हल्के तेज़ाब के साथ मर जाना है। तो ये भी उनको समझ है। अगर न्यूक्लियस उनके अंदर है तो समझिए उनका दिमाग है वो न्यूक्लियस, उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है। देयर इज़ अ डिफरेंट एंटीबॉडी फॉर ईच काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे आगे बढ़ते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ना वो ब्रेक डाउन करते हैं टॉक्सिन्स को यानी पॉइजन को दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस। अब जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके जिस्म के अंदर गए, अगर वो मरते हैं तो उनमें से जहर निकलता है ख़ास किस्म का, और अगर वो नहीं भी मरते, अगर आपकी बॉडी में आ जाते हैं और कहीं बच जाते हैं और वो जहर छोड़ते हैं जिससे आप बीमार पड़ सकते हो, तो वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पैदा किए हुए जहर को तोड़ते हैं, ठीक है ना। यानी उनके पास उस चीज़ की भी दवाई है कि वो जहर आपकी बॉडी पे असर नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने ये डॉक्टर्स की शक्ल में वाइट ब्लड सेल, एक डॉक्टर है जो आपकी बॉडी में आपको सेफ गार्ड कर रहा है हर तरह से। एक आपकी बीमारी आप तक पहुंचने नहीं दे रहा, अगर वो पहुंच गई है तो उसको भी रोकने की कोशिश कर रहा है। टॉपिक पढ़ लेते हैं अपना प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स आर बिट्स ऑफ सेल ब्रोकन ऑफ लार्जर सेल्स इन द बोन मैरो। अब यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक वाइट कलर का बड़े मज़े सा लड्डू है। ये क्या है? हमारा वाइट ब्लड सेल है। एक रेड ब्लड सेल को तो आप वैसे ही आइडेंटिफाई कर रहे हो। प्लेटलेट्स आपको नज़र आ रही है कीड़े से या ये ऑक्टोपस से, ठीक है। तो ये क्या हैं? ये हमारे बोन मैरो के अंदर, क्योंकि आपको पता है रेड ब्लड सेल्स जो हैं वहीं पैदा होते हैं। तो ये एक सेल होता है मेगा कार्योसाइटो, ठीक है ना। तो उस मेगा कार्योसाइटो जब वो टूटता है ना तो ये उसके पीसेस हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा सेल होता है जो बोन मैरो के अंदर ही पाया जाता है। तो ये उसकी फ्रेगमेंट्स हैं या उसके पीसेस हैं। देखिए कैसे मज़े से फ्लो कर रहे हैं ये आपके रेड ब्लड सेल्स के साथ और वाइट ब्लड सेल के साथ आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ये स्ट्रीम क्या? ये नदी सी आपके खून की जिसके अंदर ये दौड़ रहे हैं बड़े मज़े से। और कितने खूबसूरत ये सीन हमें लग रहा है, कैसा ठंडा माहौल है, कैसा ठंड माहौल नज़र आ रहा है, ऐसे खूबसूरत हमें नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। तो अब आपको समझ आई कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं। प्लेटलेट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो मैरो है ना बोन के अंदर, उस मैरो के अंदर एक बहुत बड़ा सेल होता है जिसे मेगा कार्योसाइट बोला जाता है और उसकी फ्रेगमेंट्स ये होती हैं, उसके ये पीसेस होते हैं। अब ये करते क्या हैं हमने इसके बारे में पढ़ना है। दे हेल्प टू क्लॉट द ब्लड एंड स्टॉप ब्लीडिंग एट कट्स। इट वर्क लाइक दिस। अब आप जैसे पिक्चर में देख रहे हो, इनका काम है जैसे आपकी बॉडी के ऊपर कोई स्क्रैच आया और आपकी बॉडी को कट लग गया और उसमें से खून निकलना शुरू हो गया, तो उनकी कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द उस खून को रोक दें, ठीक है। और अब वो खून को रोकते कैसे, वो तरीका इन्होंने आगे लिखा हुआ है। प्लेटलेट कॉज टाइनी फाइबर्स टू फॉर्म अ नेट अक्रॉस द कट। अब आप देख रहे हो कि इस कट के पास एक फाइबर तारें चल रही हैं, धागे हैं, ठीक है। और ये धागे किस चीज़ के हैं? ये उसी प्लेटलेट्स के धागे हैं, ठीक है। वो एक जाल बना देते हैं आपके उस कट के आगे, ठीक है। पहला काम ये करते हैं। रेड सेल्स गेट कॉट इन द नेट। अब
जो जाल बनाया है आपके प्लेटलेट्स ने, उस प्लेटलेट्स के अंदर, क्योंकि खून आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है ना, तो जैसे ही वो निकल रहा होगा तो उसमें रेड ब्लड सेल्स उस जाले के अंदर फंसना शुरू हो जाएंगे। जैसे चाय आप कप में डालते हो छाननी के ज़रिए, तो स्टेनर के अंदर क्या होता है, चाय की पत्ती ट्रैप हो जाती है। इसी तरह समझ लें कि इसने जाली लगा दी है, स्टेनर लगा दिया आपके उस कट के आगे धागों की शक्ल में, और उसमें से जो ब्लड क्रॉस कर रहा है ना, उसके ब्लड सेल्स उसमें अटकते चले जा रहे हैं। एक वक्त आएगा कि ये जाली भर जाएगी, जैसे चाय की पत्ती भर जाती है आपके स्टेनर के अंदर, इस तरह ये जाली भी भर जाएगी रेड ब्लड सेल से, और आपका खून बहना बंद हो जाएगा। ठीक है। द सर्फेस ऑफ द क्लॉट हार्डन टू फॉर्म अ स्कैब, और फिर 1 2 3 दिन के बाद उस ज़ख़म के ऊपर एक काला सा झिल्ली आनी शुरू हो जाएगी, वो सख्त होना शुरू हो जाएगा, कवर सा आ जाएगा, जो आपको पता है ज़ख़म के ऊपर आ जाता है बाद में ना, काले रंग की स्किन आ जाती है। तो हम कहते हैं जी अब आप की स्किन जो है वो ठीक हो गया, आपका कट ठीक हो गया है, और कुछ दिनों बाद वो खुद ही झड़ जाती है, ऊपर से वो काली सी स्किन और नीचे से न्यू स्किन निकल आती है। दिस कीप्स द कट क्लीन वाइल न्यू स्किन ग्रोज, और वो जो काली सी झिल्ली ऊपर आ जाती है ना, ड्राई सी, वो इसलिए अल्लाह ने रखी हुई है ताकि उसके नीचे जो नई स्किन आपकी इम्प्रूव हो रही है या ग्रो हो रही है ना, उसको कोई इन्फेक्शन ना पहुँचे, उसके ऊपर कोई चीज़ ना लगे। तो ये अल्लाह ने समझे कि शेल्टर किया हुआ है या शेल लगाया हुआ है उस कट के ऊपर, ताकि बाहर की कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी डिजीज़ या कोई भी बैक्टीरिया आपके उसमें पेनिट्रेट ना करे, आपके उस ज़ख़म के अंदर, और नई स्किन अच्छे से बन जाए। और जैसी नई स्किन बन जाती है, प्रोटेक्शन हो जाती है कट की, यानी उस जगह स्किन नहीं आ गई, तो अब आप बच गए हैं बाहरी दुनिया के जर्म्स से, वो अब आपके जिस्म के अंदर नहीं आ सकते। तो वो खुद ब खुद जो ऊपर ढक्कन लगा होता है अल्लाह ने, वो जो स्कैब लगाया हुआ है काले रंग का, वो खुद ब खुद झड़ जाता है आपकी बॉडी के ऊपर से, या आप खुद भी पकड़ के उतार सकते हो उसको। अबाउट 200,000 मिलियन रेड ब्लड सेल्स, बहुत बड़ी तादाद बनती है, ये तकरीबन 1% है ऑफ द टोटल, यानी हमारी पूरी बॉडी का सिर्फ 1% है ये। अगर पूरी मिलाएं तो इसको मल्टीप्लाई करते जाएं फिर आप। ब्लड सेल्स डाई एंड आर रिप्लेस्ड ईच डे, हमारे बोन मैरो में से इतने ही ब्लड सेल्स 1% है ये। ठीक है, अगर हमने 100% मिलाएं तो बस फिर उसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि कितने मिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो अल्लाह ने हमारे अंदर, हड्डियों के अंदर, बोन मैरो के अंदर, ये फैक्ट्री लगाई हुई है, ब्लड सेल्स बन रहे हैं और डेली बेसिस पर बन रहे हैं। डेड रेड ब्लड सेल्स आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड बाय द लिवर, और लिवर हमारा क्या कर रहा है, वो यही हमारे मुर्दा रेड ब्लड सेल्स को जो है ना अपने अंदर लेकर जाता है और रिप्लेस करता चला जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फ्रॉम द ब्लड बाय द लिवर, दिस इज़ वाई द लिवर इज़ अ डल रेड कलर, और इसलिए लिवर जो होता है ना डार्क कलेजी कलर का होता है। कलेजी होती है ना वो, वैसे भी आपने मुर्गी की देखी है, बकरे की कलेजी देखी है, गाय की कलेजी जो अम्माएँ घर में पकाती हैं, तो वो क्या है, वो लिवर्स ही होते हैं, और वो कैसे डार्क कलर के होते हैं, क्योंकि उनके अंदर मुर्दा रेड ब्लड सेल्स जो है ना वो स्टोर हुए हुए होते हैं, तो इसलिए उनकी शक्ल जो है ना इस तरह की होती है। और इसी लिवर को जो है ना हम रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो रिमूव करता है ब्लड से जो है डेड रेड ब्लड सेल को, मरे हुए सेल्स को अपने अंदर ले जाता है। ठीक है, और वो कब्रिस्तान है इन रेड ब्लड सेल्स का। तो आगे अपना लास्ट टॉपिक रीड करते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह जो सर्कुलेटरी सिस्टम है नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। हाउ थिंग्स गेट इन एंड आउट ऑफ द ब्लड, ये हमारा सेकंड है आफ्टर द प्लेटलेट, ये टॉपिक है। द वॉल्स ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल कैपिलरीज आर वेरी थिन विथ टाइनी होल्स इन देम। अब खून की नालियों की बात की जाए ना, तो हमारी खून की नालियों में सबसे छोटी खून की नाली कैपिलरी जो है ना, वो उसको कैपिलरीज बोला जाता है, जो बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं हमारी खून की, जिनमें खून चल रहा होता है। तो उन कैपिलरीज की वॉल्स जो हैं ना वो बहुत थिन होती हैं, और उनके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, छन्नियाँ लगी हुई होती हैं। अ लिक्विड कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड लीक्स आउट, और उनमें से टिश्यू फ्लूइड जो है ना वो लीक होता रहता है। टिश्यू फ्लूइड इज़ मेनली वाटर एंड इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूस लिंक बिटवीन द वाटर इन द ब्लड प्लाज्मा एंड द वाटर इन द सेल साइटोप्लाज्म। अब सेल के जो साइटोप्लाज्म का जो पानी है ना, आपको पता है ना साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेल लाइक होता है। तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो पानी है, और जो हमारे प्लाज्मा के अंदर पानी है, आपको पता है प्लाज्मा भी मेनली किससे बना हुआ है, पानी से बना हुआ है, और बाकी उसमें दूसरी चीज़ें जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें डाइजेस्टेड फूड है, उसके अंदर हमारे और चीज़ें हैं, तो वो अभी मैंने आपको इसी वीडियो में पीछे बताया है। तो अब
वाटर सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म का वाटर है वो और ब्लड प्लाज्मा का जो पानी है वो फ्लूइड की शक्ल में, टिश्यू फ्लूइड की शक्ल में इनमें से रिश्ता रहता है, बाहर निकलता रहता है। ऑक्सीजन एंड फूड इन द टिश्यू फ्लूइड डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड टू द सेल्स। अब इसमें हो क्या रहा है कि फ्लूइड के अंदर मौजूद है ऑक्सीजन और फूड, ठीक है, और वो डिफ्यूज़ हो रहा है, कहाँ से कहाँ को जा रहा है, वो ब्लड से सेल्स की तरफ जा रहा है वेस्ट की शक्ल में। और कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया डिफ्यूज़ होकर कहाँ जा रहा है, बिल्कुल इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी वो सेल्स से ब्लड की तरफ जा रहा है। सेल्स अपना वेस्ट जो है, जो सेल का वेस्ट है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया, और वो उसको खून में फेंक रहे हैं अपना कूड़ा। और जो फ्लूइड है ना, टिश्यू फ्लूइड, वो कहाँ डिफ्यूज़ कर रहा है अपनी ऑक्सीजन और फूड को, वो डिफ्यूज़ कर रहा है सेल, ब्लड टू सेल, ठीक है ना, यानी ब्लड में से सेल्स की तरफ वो कूड़ा फेंक रहे हैं, यानी ये दोनों अपना कूड़ा एक दूसरे की तरफ फेंकते चले जा रहे हैं। ये सबसे इसकी आसान एग्जांपल है। अब आप हंस रहे होंगे कि टीचर क्या पढ़ा रही हैं, तो बच्चों इसको समझने का सबसे आसान जो लफ्ज़ मेरे पास है ना आपको समझाने के, अगर तो मैं बाकी टीचर्स की तरह हाउ बाउ शाओ और ब्ला ब्ला फ्लां फ्लां करने लग जाऊँगी ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। तो समझ लें कि ऑक्सीजन एंड फूड इन द टिश्यू फ्लूइड, आपके टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो कि पानी रिस रहा है उसके अंदर क्या मौजूद है, ऑक्सीजन और फूड है, और वो डिफ्यूज़ कर रहा है फ्रॉम द ब्लड, अपने ब्लड में से वो फेंक रहा है सेल्स की तरफ। और सेल का जो वेस्ट है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो अपना वेस्ट जो है सेल्स वो क्या कर रहे हैं, उनका वेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड है और यूरिया है, वो डिफ्यूज़ कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी वो सेल्स से ब्लड की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि टिश्यू फ्लूइड जो है वो ब्लड में से सेल्स की तरफ अपना कूड़ा फेंकता है, और जो सेल्स हैं वो अपना कूड़ा ब्लड की तरफ फेंक देते हैं। तो ये इनकी लड़ाई चलती रहती है इस तरह ही। आप ये साथ देख रहे हो कि रेड ब्लड सेल्स हैं, ऑक्सीजन फ्रॉम रेड ब्लड सेल्स टू बॉडी सेल्स, ठीक है, किस तरह ट्रांसफॉर्म हो रही है, इधर से उधर उधर से उधर, एक दूसरे पे कूड़ा फेंकने में ये माहिर हैं, एक दूसरे का कूड़ा एक दूसरे के ऊपर फेंकते चले जा रहे हैं। वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल्स इनटू प्लाज्मा, वो प्लाज्मा में फेंकी चला जा रहा है, ठीक है, और वो सेल्स के ऊपर फेंकता चला जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। आप ने अच्छे से मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें समझ ली होंगी, मुझे उम्मीद है। और आप मुझे सिर्फ इस तरह सपोर्ट कर सकते हैं कि अपने सारे क्लास फेलोज़ के साथ ये लिंक शेयर किया करें, ताकि उन बेचारों का भी भला हो जाए, और हो जाएगा आपका भी भला। अगर किसी की मदद करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों का भी ख्याल किया करें, उनको भी ये लिंक फॉरवर्ड करें ताकि वो भी देखें, ताकि उनके भी थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो जाएँ। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।